अंधेरे में का चौथा खंड। अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का, उदास मटमैला मन रूपी बाल्मीक चल विचल हुआ सहसा। अनगिनत काली काली हायफन डैशों की लीकें बाहर निकल पड़ी, अंदर घुस पड़ी, भयभीत सब ओर बिखराव। मैं अपने कमरे में यहां लेटा हुआ हूं। काले काले सहतीर छत के हृदय दबोचते, यद्यप आंगन में नल जोर मारता, जल खखारता, किंतु न शरीर में बल है। अंधेरे में गल रहा दिल यह, एकाएक मुझे भान होता है जग का। अखबारी दुनिया का फैलाव, फंसाव, घिराव, तनाव है सब ओर। पत्ते न खड़के, सेना ने घेर ली है सड़कें। बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धक धक। यह सब क्या है? किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर। सांस लगी हुई है, जमाने की जीभ निकल पड़ी है। कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार। भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़। चौराहा दूर से ही दिखता, वहां शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा फिलहाल। दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा। भयंकर बरगद सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत, उसके ही तलखोह अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण। अंधेरे में डूब गए डालों में लटके जो मटमैले चिथड़े, किसी एक अति दीन पागल के धन में। हाँ, वहां रहता है सिरफिरा एक जन, किंतु आज इस रात बात अजीब है। वही जो सिरफिरा पागल कत्तई था, आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है, प्रज्वलित धी है। छोड़ सिरफिरा पवन, बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई गान। आत्मोद बोधमय, खूब भई जानता क्या वह भी की। सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई, क्या उसकी बुद्धि भी जग गई। करुण रसाल वे हृदय के स्वर हैं, गद्यानुवाद यहाँ किया जा रहा है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदरम्बर बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमगों सा पहना। अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए। करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सी माँ को हकाल दिया। स्वार्थों के टेरियार कुत्ते को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले। बुद्धि के भाल को फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए। जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। विवेक बघार डाला, स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए।
अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मेरा सिर गरम है इसलिए भरम है, सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, निजत्व माफ है बेचैन, क्या करूं किससे कहूं, कहां जाऊं दिल्ली या उज्जैन। वैदिक ऋषि सुनछेद के शापग्रस्त पिता अजिगर्भ समान ही, व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में सिरफिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। हाय हाय उसने भी यह क्या गा दिया, यह उसने क्या नया ला दिया, प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति सा सक्षम स्वयं की। होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे, छी पागलपन है वृथा आलोचन है, गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना। चक्र से चक्र चला हुआ है, जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का, बाहरी दुनिया में उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व कि फिक्र से फिक्र लगी हुई है। आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गंवा दी। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूं, मेरा यह चेहरा घुलता है जाने किस अथाह गंभीर सांवले जल से, झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से, घुलता है मन यह रात्र के श्यामल ओस से छालित, कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार, मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान गुलाब चमेली के रात्र तिमिर में महकते ही रहते हों हर पल, किंतु वे उद्यान कहाँ है। अंधेरे में पता नहीं चलता, मात्र सुगंध है सब ओर, पर उस महक लहर में कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। यह खंड जमाने की जीभ निकल गई की भयावहता को व्यंजित करता है। मुक्तिबोध का मैं और वह के बीच जो द्वंद्व है, और मैं जो व्यवस्था को, सिस्टम को सुधारने के लिए चलता है, और सामने जो सत्ता है, उस सत्ता के सामने टिक न पाने की मजबूरी, एक आम आदमी की चिंता, और वह चिंता जो लगातार पीछा करती रहती है मानव हित में व्यवस्था के सुधरने की प्रक्रिया को, और उससे कुछ हो नहीं पाता, तो वह इस तरह से दिखता है, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। यह भागना दरअसल भागना नहीं है, यह अपने को बचाने की जिद है। जब बचेंगे तो अपने लिए और समाज के लिए भी कुछ करेंगे, इस मध्य वर्ग की चिंता को केंद्र में रखकर यह कविता इस खंड में आगे बढ़ती है। अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का। एक दहशत का समय सामने है, इस दहशत में होना और इस समय को जीना, समझना और आगे बढ़ना काव्यनायक के सामने एक बड़ी चुनौती है। ये ठीक है कि मैं यहां कमरे में लेटा हूं, पर बाहर का यथार्थ हालात परेशान करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि छत के गार्डर गिर पड़ेंगे और दबोच लेंगे। एक तरह के डर का वातावरण बन रहा है। एक डर, आंगन में जो नल है
जिसमें पानी आने वाला है, जो खखारता है, वह एक डरावने बिंब को जहां गहरे रेखांकित करता है, वहीं दूसरी तरफ जीवन की संभावना को भी उजागर करता रहता है। इसी भयावह डरावनी स्थिति में मुझे संसार का ध्यान आता है। क्या बाहर हो रहा है? क्या कुछ बाहर है जो अंदर इतना डरावना बिंब बन रहा है? तो बाहर की क्या स्थिति है, इसे देखना भी जरूरी है। अखबार जो सूचना के स्रोत हैं, वे दे रहे हैं जानकारी, बाहरी यथार्थ से साक्षात्कार भी करवा रहे हैं कि चारों तरफ फसाव दंगा हो गया है, सेना ने घेर ली है सड़कें। इस समय को बस काटा जा सकता है। मन में डर पैदा हो जाता है कि क्या कुछ हो रहा है। यही बुद्धिजीवी के नाते यह सवाल भी आता है कि क्या हो रहा है, यह सब क्यों है? यह सब जन संवेदना और जन आकांक्षाओं को, जन क्रांति को कुचलने के लिए हो रहा है। मार्शल लॉ है, दम छोड़ रहे हैं, भाग, गलियों में मरे पैर, सांस लगी हुई है, जमाने की जीभ निकल पड़ी है। यह कितना कठिन समय आ गया है कि पूरे दौर के मुंह पर ताला पड़ा है। कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। चारों तरफ मार्शल लॉ है, जमाने की जीभ निकल पड़ी है। यानी पूरे समय में रहने वाले लोग मरे से पड़े हैं, कहीं कोई हलचल नहीं, कोई भी बचा नहीं है। आखिर यह सब कैसे हो रहा है? बच पाना भी संभव नहीं, क्योंकि मैंने यह पूरा सच, यह पूरा दृश्य देखा है, तो इसकी सजा मिलेगी। देखता हूं कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, मेरे पीछे आ रहा है, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। यह भागना संघर्ष से भागना नहीं है, बल्कि बर्बर लोगों के हाथों में अपनी जान देना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता की निशानी है। इसलिए इस समय इस भयावह स्थिति से निकलना, भाग जाना ही उचित है। और फिर सड़क और गलियों से होता हुआ काव्य नायक मैं अपने उस परिचित स्थान पर आ जाता है, जहां की गलियां और अंधेरा उसके द्वारा खुद निर्मित किया गया है। यहां उसे डर नहीं लगता, यहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यही जनपक्ष घटना का प्रतीक, जनचेतना का संवाहक बरगद है, जहां सभी वंचित उपेक्षित रहते हैं। इस जगह को चुनकर काव्यनायक अपनी जगह बना लेता है। यही वह अपने को संभाल कर रखता है, क्योंकि इसी जगह से क्रांति की चेतना आगे बढ़ेगी, यहीं से नई दिशाएं फूटेंगी। यही वह पागल भी मिलता है जो बरगद के नीचे अपने ढंग से दुनिया में से असंग होकर पड़ा है। यह पागल जो रोज पागल की तरह दिखता है और होता था, लेकिन आज से यह पागल जाग गया है, जागृत बुद्धि में दिख रहा है। पागल के बहाने से मुक्तिबोध यह कहना चाहते हैं कि अंध शक्ति और अंधेरी संरचना में जब जनता पर अनावश्यक हमले होते हैं, तो पागल सा दिखने वाला जाग जाता है। फिर आम आदमी जिसके लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है, वह क्यों नहीं जाग रहा है? वह क्यों नहीं अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा? उसकी लड़ाई दूसरे कब तक लड़ते रहेंगे? अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा। जब पागल ही आत्मबोधमय गीत गा रहा है, तो फिर क्या कहना? क्या उसकी बुद्धि भी जग गई? इसी पागल के जागरण के बाद आम आदमी, मध्य वर्ग, सबको जगाने के उद्देश्य से एक बहुत ही मर्माहत करने वाली, आत्मा को भीतर तक हिलाकर रख देने वाली बात कवि कहता है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। कवि यहां उस स्थिति की बात कर रहा है कि हम सिद्धांत की, आदर्श की बहुत सारी बातें करते हैं, बातों में कितने ही सेतु महल बना लें, क्या कुछ कर लें, पर जब वास्तव में जमीन पर कुछ नहीं होता, तब तक हमें कुछ नहीं कर सकते। हमें सकर्मक होना पड़ेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। हमें स्थितियों को बदलने के लिए आगे आना होगा। आज समाज में परिवर्तन, सुधार की बातें
करने वाले बहुत हैं, पर इन बातों से क्या होता है सब अच्छी तरह जानते हैं। बातों के इन्हीं अकर्मक लोगों की चेतावनी की लहजे में मुक्तिबोध का कवि कहता है कि उदरंबर मन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनास से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। यह क्या स्थिति है? इस तरह के जीवन का क्या अर्थ, जहां कोई अपना निर्णय न हो, केवल शोभा की तरह कहीं पर भी लगा दिया जाए। तो ऐसे शोभाकारक आदमी भला क्या करेंगे? न तो व्यवस्था के लिए कुछ करेंगे, न खुद के लिए कुछ करने वाले हैं। ये तो बस एक बोझ की तरह पड़े रहते हैं। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। जीने की क्या यही सार्थकता है? यदि हां, तो फिर इस जीवन का, इस तरह जीने का कोई अर्थ नहीं। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। किस कीमत पर जीवन? देश के मरने पर जीवन। फिर इस जीवन का, इस होने का क्या मूल्य? अर्थात कुछ भी नहीं। ऐसे लोग यदि रह भी जाएं तो क्या करेंगे? लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणासी मां को हकाल दिया, सब कुछ हजम कर गया, आदर्श केवल बातें थीं। फिर इन लोगों से किसी को भी क्या उम्मीद होगी? कवि को भी कोई उम्मीद नहीं है। जो केवल जीने की शर्तों पर जिंदगी जीता है, उसके जीवन का कोई मकसद भी नहीं होता। वह तो केवल स्वार्थों की रोशनी में जीता है। यह स्वार्थ का ही जमघट है, जहां किसी को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही लोग विवेक को, निर्णय की प्रक्रिया को अपने सीमित और तुच्छ स्वार्थों के लिए मार देते हैं। इनके होने न होने का कोई अर्थ नहीं है। देश मर जाए इनकी बला से। ये बस खुद की चिंता करते हैं, खुद ही जीना चाहते हैं। इस जीवन का क्या अर्थ? अर्थात कुछ नहीं। जीते रहो, देश नहीं रहेगा तो जीने का क्या मकसद? कवि जीने के मकसद की ओर संकेत करता है। कहता है कि जीने का, जीवन का कोई धर्म होता है। बिना धर्म के जीने का कोई मतलब नहीं। देश के लिए जीना ही सही मायने में जीना है। जो जीने के लिए विवेक का सौदा कर ले, स्वार्थों के पुल पर चलता रहे, उसके साथ कब तक और कैसे, कहां तक चला जा सकता? अर्थात नहीं चला जा सकता। कहां जाऊं? दिल्ली या उज्जैन। इस दिल्ली और उज्जैन के बीच में देश खो गया है। व्यक्ति बस भाग रहा है। असीम की आकांक्षा में नहीं, जीने के स्वार्थों के लिए भागता मनुष्य कितना दयनीय हो सकता है, इसे हम सबने देखा है। इस जीवन का कोई अर्थ नहीं जो केवल जीने को स्वार्थ बना ले। एक स्वार्थ में लिपटा संसार, व्यक्ति, समाज और संसार के लिए क्या होगा यह सभी को मालूम है। सामाजिक संसार के दुश्वारियों को देखते देखते एक संवेदनशील आत्मा का क्या होता है, इसे सिर्फ पागल, विक्षिप्त व्यक्तित्व में देखा जा सकता है, जो रोज रात में मिलता था, पागलता दिन में, पर बेचैन होकर इस सामाजिक अधियारे के जिम्मेदार हैं, उसी को खोजने के लिए रात में निकल जाता था। इस बेचैन स्थिति में अपने भीतर बाहर लगातार एक संघर्ष चलता रहता है। बाहरी यथार्थ कुछ और कहता है और भीतरी संसार कुछ और ही सोचता है, कुछ और ही कहता है। इस स्थिति में मुक्तिबोध की कविताएं एक बेचैन आत्मा की आत्म साक्षात्कार कही जाएंगी, जहां निरंतर अपने भीतर बाहर के राक्षसी स्वार्थ के बीच बहस चलती रहती है। अपने आज को तोड़ना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। इस स्थिति में बहस चलती रहती है, परस्पर लगने लगे तमाचे। यहां अपनी आलोचना कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए कवि कहता है वृथा है आलोचना, पर क्या करें, क्यों छोड़कर चले जाएं। इन स्थितियों में जो हालात हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे तो कौन दूसरा जिम्मेदार होगा? आखिर जो कुछ हो रहा है, जिन स्थितियों में रह रहे हैं, वो सब हमारे ही तो कारण हैं। हम ही तो हैं इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार। किसी दूसरे पर दोषारोपण करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? इसलिए कवि को, मैं काव्य नायक को बराबर ऐसा लगता है
कि मेरे कारण ही मार्शल लॉ लग गया। ये सारा संकट मेरे कारण है, हम ही हैं इसके लिए जिम्मेदार। यह जो कुछ आज भयानक स्थिति बनी है, संज्ञा शून्यता की स्थिति में हम आ गए हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। मुक्तिबोध का कवि मन केवल बेचैन मन स्थितियों का चित्रण करने वाला नहीं है, बल्कि यथार्थ दुनिया और यथार्थ दुनिया को वैचारिक चेतना के धरातल पर चलाने की दुनिया में जो आंतरिक मन के संघर्ष चल रहे हैं, उनके बीच उनका मैं और कवि मैं निरंतर एक संवाद करते हुए एक सही राह पर चलने की सकर्मक कोशिश करता है। तभी तो कवि लिखता है कि फिक्र से फिक्र लगी हुई है। यह फिक्र अपनी नहीं है, अपने से आगे बढ़कर जमाने को बदलने की फिक्र है। काव्यनायक कहता है कि उसने मेरी नींद गंवा दी, मैं जरूर बरगद के सामने खड़ा हूं। बरगद ही क्यों, बरगद इस भयावह वातावरण को जहां साक्षात कराता है, वहीं सर्वसाधारण सामान्य जन और वंचितों का बरगद एक घर भी है। बरगद के यहाँ ही सभी वंचितों शोषितों को आश्रय मिलता है। अतः इस बरगद से ही जीवन की वह इबारत भी लिखने का प्रयास कवि करता है, जिससे सामाजिक अंधियारा खत्म हो। सामाजिक अंधियारे की लड़ाई किसी एक या सत्ता के केंद्र से न होकर एक सामान्य जीवन चौराहे का रूप बरगद के पेड़ के सामने से होती है, जहां से सभी को रास्ता दिखता है। यह बरगद एक उम्मीद के चेहरे की तरह आम आदमी के संवेदन से जुड़ जाता है। जीवन में समाज और व्यक्ति के बदलाव लाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। एक नई दुनिया बनाने के लिए सभी आम और खास को अपनी चेतना के साथ यथार्थ को जोड़कर देखना होगा, तभी सही मायने में परिवर्तन होगा। इस अंधेरे में सुगंध की व्याप्ति एक सुनहरे उम्मीद की व्याप्ति की ओर संकेत करती है। यह जो अंधेरे में महक लहर चल रही है, दरअसल इस महक में मानवीय अस्तित्व की वेदना छटपटा रही है। बदलाव के लिए सब तड़प रहे हैं। भीतरी मन और आत्मा में जो सवाल चल रहे हैं, वे लगातार परिवर्तन के लिए उछलकर सामने आते हैं। कवि कहता है, कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। यह वेदना का छटपटाना परिवर्तन के लिए अंदर अंदर जो बेचैनी चल रही है, उसकी ओर संकेत है। इस तरह एक परिवर्तन की दिशा चलेगी, जिसमें हम सबको शामिल होने की जरूरत है।